हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आप लोग की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपके सामने लेके आया हूं 20 प्रश्नों का एक MCQs जो आपको तैयारी करने में, एक निर्णय लेने में बहुत ही मददगार होगा। एक्चुअल में हम लोग पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं तो जानकारी रखना अलग बात होती है, और जब सवाल आते हैं सवाल के उत्तर का निर्णय लेने में थोड़ी सी जो तकनीक आती है या जो थोड़ी सी क्षमता आती है, उसके विकास के लिए आपको MCQs करना बहुत ज़रूरी होता है, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। सफलता का एकमात्र उद्देश्य है अभ्यास, अभ्यास, केवल अभ्यास। तो चलिए, इसी सीरीज़ में आपके सामने मैं लेकर आया हूँ 20 प्रश्नों का MCQs। तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। An agriculture advance for long duration crop will be treated as NPA if the interest or installment remains overdue for। एक एग्रीकल्चर एडवांस जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप का है वो NPA कहलाएगा अगर उसका इंटरेस्ट और मूलधन इंस्टॉलमेंट जो है ओवरड्यू होता है कितने पीरियड के लिए, 1 क्रॉप सीजन, 2 क्रॉप सीजन, 1 ईयर, 90 डेज। जी हाँ, ये सरल सा सवाल है, आसान सा सवाल है। आपको पता होगा तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर खेल सकते हैं। 30 सेकंड का समय मिलता है ऐसे सवालों को करने के लिए। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो बहुत बहुत बधाई, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है 1 क्रॉप सीजन। जी हाँ, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 1 क्रॉप सीजन ओवरड्यू होता है और शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए 2 क्रॉप सीजन होता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा 1 क्रॉप सीजन। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। In accounts where there is an erosion of security value and the realizable value of security is less than 10% of the outstanding, the account will be classified as। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट, स्पेशल मेंशन अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि किसी NPA अकाउंट में अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी उसके आउटस्टैंडिंग से 10% चला जाता है तो वो अकाउंट क्या कहलाएगा, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, स्पेशल मेंशन अकाउंट। जी हाँ, इसका उत्तर आपको पता है तो टिक लगा सकते हैं मेरे साथ, लेकिन नहीं तो मैं बता दूं, अगर किसी समय NPA अकाउंट में उसकी सिक्योरिटी 10% से कम हो जाती है आउटस्टैंडिंग से, तो वो सीधे सीधे लॉस एसेट कहलाएगा विदाउट एनी वेटिंग पीरियड। जी हाँ, लॉस एसेट में सीधे चला जाएगा, वो सब स्टैंडर्ड डाउटफुल नहीं होगा, सीधा सीधा लॉस एसेट में चला जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा लॉस। और अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10% से ज़्यादा है, 50% से कम है तो डाउटफुल जाता है, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया 10% का, तो ये सीधे सीधे डाउटफुल में नहीं, लॉस में चला जाएगा। तो इसका सही उत्तर है लॉस। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। फॉर एग्रीकल्चर लोन्स एंड लोन्स टू SME विच आर स्टैंडर्ड एसेट द जनरल प्रोविजन टू बी मेड इज। एग्रीकल्चर लोन और स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस में जो स्टैंडर्ड अकाउंट है उनमें जनरल प्रोविजन कितना होता है, 0.10%, 0.25%, 0.40%, 0.1%। जी हाँ, ये तो सरल सवाल है, इसका उत्तर आपको ज़रूर पता होगा तो मेरे से पहले आप उत्तर दे सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, नॉर्मली स्टैंडर्ड अकाउंट में 0.40% का प्रोविज़न होता है, लेकिन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लोन और SME में ये होता है 0.25%। तो इसका सही उत्तर होगा 0.25% आप आउटस्टैंडिंग। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। In case of doubtful asset which has remained doubtful for more than 3 years, the provision to be made against the secured portion is। डाउटफुल एसेट्स में जो 3 साल से ज़्यादा डाउटफुल हो गया है उसमें सिक्योर्ड पोर्शन पर कितना प्रोविज़न होता है। देखिए, जहाँ भी डाउटफुल एसेट्स होता है उसके 2 पोर्शन निकालते हैं, एक सिक्योर्ड पोर्शन, एक अनसिक्योर्ड पोर्शन, फिर उनके प्रोविज़न निकालते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है डाउटफुल 3 साल से ज़्यादा हो गया और उसमें सिक्योर्ड पोर्शन पर कितना प्रोविज़न किया जाएगा। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 10%, 20%, 25%, 40%, 100%। जी हाँ, ये तो बड़ा सरल सवाल है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में खेल सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर होगा 100%। जी हाँ, 3 साल से ऊपर अगर डाउटफुल है तो चाहे वो सिक्योर्ड पोर्शन हो चाहे अनसिक्योर्ड पोर्शन हो, सब में 100% प्रोविज़न होता है। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। A case credit account or overdraft account is to be classified as when it remains out of order for more than period how many days। एक केस क्रेडिट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट NPA कहलाएगा अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर है, कितने दिनों से ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डर है। जी हाँ, तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज। ये तो ज़रूर आपको पता होगा, जिनको पता है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनको पता नहीं है मैं उनको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा 90 डेज।
चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हाउसिंग लोन अंडर स्टैंडर्ड कैटेगरी सैंक्शन विथ टीजर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ हाउ मेनी परसेंटेज फॉर द फर्स्ट ईयर। हाउसिंग लोन अगर टीजर रेट से सैंक्शन किए गए हैं तो उनमें स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए प्रोविज़न कितना किया जाता है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं 1%, 2%, 3%, 5%। जी हाँ, नॉर्मल हाउसिंग लोन में 0.40% का प्रोविज़न होता है स्टैंडर्ड अकाउंट में, लेकिन जहाँ टीजर रेट होते हैं वहाँ पर होता है 2%। तो इसका सही उत्तर होगा 2%। 2% इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। If an account becomes substandard on March 30th, 2016 and the balance is rupees 10 lakhs and security value of rupees 6 lakhs, the amount of provision as on 31st March 2020 would be। एक अकाउंट 30 मार्च 2016 को सब स्टैंडर्ड था और बैलेंस उसका आउटस्टैंडिंग है 10 लाख, सिक्योरिटी जो वैल्यू है वो है 6 लैक्स। अब प्रोविज़न बताना 31 मार्च 2020 के। आपके ऑप्शन हैं 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख। जी हाँ, यहाँ देखिए 30 मार्च को स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड में था, तो 30 मार्च 2020 को वो क्या हो जाएगा, 3 साल से ज़्यादा हो जाएगा, तो पूरा डाउटफुल हो गया। 3 साल से ज़्यादा जब डाउटफुल होता है तो सिक्योर्ड पोर्शन का भी 100%, अनसिक्योर्ड पोर्शन का भी 100% करते हैं। तो यहाँ पर टोटल प्रोविज़न देखिए, टोटल प्रोविज़न हो जाएगा वो 100% हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 लाख। इसका सही उत्तर है 10 लाख। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप फॉर फार्मर रेजिंग सिंगल क्रॉप इन ए ईयर इज फिक्स बाई। जो फार्मर के लिए जो सिंगल क्रॉप के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस जो होता है वो कौन डिसाइड करता है कि कितना इनको स्केल ऑफ फाइनेंस होना चाहिए। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं SLBC, BLBC, DLTC, SLTC। स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी। जी हाँ, जो स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड किया जाता है उसका सही उत्तर है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी द्वारा। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, इसका सही उत्तर होगा DLTC। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। पहल स्कीम स्टैंड फॉर। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG, हिम्मत ऐप। जी हाँ, पहल स्कीम जो है वो किस लिए बनाया गया है, यहाँ इसका उत्तर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं बता दूँ। ये पहल स्कीम जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG कनेक्शन में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है उसके लिए ये योजना बनाई गई है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया अंडर PMSBY। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए जो एज क्राइटेरिया है इस योजना का वो कितना है। 18 से 50 साल, 18 से 60 साल, 18 से 70 साल, 18 से 80 साल। जी हाँ, ऐसे कौन से लोग हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं जिनकी आयु इसमें हो। ये इसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में खेल सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है 18 से 70 साल। 18 से 70 साल। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। अंडर PMEGP द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो प्रोजेक्ट कास्ट मैक्सिमम कितना कंसिडर होगा। आपके ऑप्शन हैं ₹10 लाख, ₹15 लाख, ₹20 लाख, ₹25 लाख। जी हाँ, आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में केवल माइक्रो यूनिट को फाइनेंस किए जाते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो चाहे सर्विस का हो। और मैन्युफैक्चरिंग का जो माइक्रो यूनिट होगा वो होगा 25 लाख तक और सर्विस का जो होगा वो 10 लाख तक। तो यहाँ पूछा गया मैन्युफैक्चरिंग का, तो यहाँ सही उत्तर होगा 25 लाख। जी हाँ, यहाँ सही उत्तर होगा 25 लाख। जिन्होंने बताया सही वो उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने नहीं बता पाए वो जान लें। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। गवर्नमेंट हैज़ मैंडेटेड मिनिमम क्रेडिट फ्लो ऑफ फॉलोइंग फॉर शिशु कैटेगरी। सरकार ने ये मैंडेट किया, एक टारगेट दिया है मुद्रा लोन में कि ऐसा मुद्रा लोन में कोई टारगेट नहीं है, लेकिन मुद्रा लोन जितना होगा उसमें शिशु लोन होंगे उनके लिए कुछ टारगेट दिया है। तो आपके ऑप्शन कुछ हैं 25%, 50%, 60%, 75%। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट्स में जाके खेल सकते हैं मेरे साथ, नहीं तो मैं बता दूं इसमें गवर्नमेंट ने टारगेट दिया है मिनिमम क्रेडिट पूरे मुद्रा लोन का 60% शिशु कैटेगरी में जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है 60%। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है।
मुद्रा इज़ ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ, मुद्रा जो है वो होली ओन्ड सब्सिडरी किसका है? IDBI, SIDBI, RBI, नाबार्ड। जी हाँ, इसका जो मुद्रा है, मुद्रा जो है किसका सब्सिडरी है? मुद्रा जिसको बोलते हैं माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी जिसको बोलते हैं, इसका जो सब्सिडरी है वो है किसका सब्सिडी है? इसका सही उत्तर है SIDBI। ये SIDBI का सब्सिडी है, इसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI का सब्सिडी है। सही उत्तर होगा SIDBI। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। रिटेल ट्रेड लोन मैक्सिमम अप टू हाउ मच कैन बी कवर्ड अंडर CGTMSE, जो एक ट्रस्ट बना है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जो बना है, वो उसमें अगर रिटेल रेट का लोन है तो मैक्सिमम जो लोन है कितना उसके अंदर कवर किए जाएंगे? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 100 लाख, 150 लाख, 200 लाख एंड रिटेल लोन ट्रेड लोन कैन नॉट बी कवर। जी हाँ, नॉर्मली CGTMSE कवरेज जो है फंड बेस्ड चाहे नॉन फंड बेस्ड जो होता है वो 200 लाख तक हो जाता है, लेकिन रिटेल ट्रेड के केस में इसको मैक्सिमम कवर दिया जाता है 100 लाख, मतलब 1 करोड़ तक के कवर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ₹100 लाख। इसका सही उत्तर होगा ₹100 लाख। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। इन PSB लोन व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन कैन बी अप्लाइड बाई ए MSME बारोअर। PSB लोन PSB 59 जिसको दिया गया है, इसमें मैक्सिमम कितना लोन अप्लाई कर सकता है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, ₹10 लाख, ₹100 लाख, ₹200 लाख, ₹500 लाख। जी हाँ, PSB लोन 59 जो स्पेशल स्कीम चलाई गई है MSME सेक्टर के लिए, इसमें मैक्सिमम लोन कितना अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ₹500 लाख। जी हाँ, ₹500 लाख। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द इनकम ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? EWS जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए इनकम क्राइटेरिया क्या है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, अप टू ₹1 लाख, अप टू ₹3 लाख, अप टू ₹6 लाख, अप टू ₹9 लाख। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है अप टू ₹3 लाख। इसका सही उत्तर है अप टू ₹3 लाख जिनकी आय होती है सालाना, उनको EWS कहा जाता है। और LIG 3 से 6 बोलते हैं, MIG 1 6 से 12 बोलते हैं, MIG 2 12 से 18 बोलते हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा 3 लाख। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ प्रियरिटी सेक्टर फॉर RRB? जी हाँ, प्रियरिटी सेक्टर के टारगेट 3 भाग में डिसाइड किए जाते हैं। एक डोमेस्टिक बैंक्स के लिए हैं और फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा शाखाएं हैं, एक फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम शाखाएं हैं, और एक RRB। तो यहाँ सवाल पूछा गया RRB से रिलेटेड कि RRB में टारगेट कितना दिया जाता है प्रियरिटी सेक्टर को। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 15% ऑफ टोटल एडवांस, 40% ऑफ NBC, 40% ऑफ टोटल एडवांस, 75% ऑफ टोटल एडवांस। जी हाँ, यहाँ पर जो 15% ऑफ टोटल एडवांस दिया है ये RRB के लिए जो वीकर सेक्शन का टारगेट है। 40% ऑफ ANBC जो ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए प्रियरिटी सेक्टर का टारगेट है। 40% ऑफ टोटल एडवांस ये कोई टारगेट नहीं है, और 75% ऑफ टोटल एडवांस ये है RRB का टारगेट। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा 75% ऑफ टोटल एडवांस, इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ कोलेटरल फ्री लोन इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर के लोन में कितने रुपए तक के कोई कोलेटरल नहीं लेना है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, ₹50,000, ₹1 लाख, ₹1,60,000, ₹2 लाख। जी हाँ, ये सरल सा सवाल है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं तो मैं बता दूँ ये है ₹1,60,000। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। बैंक लोन अप टू लिमिट ऑफ हाउ मच टू बारोवर फॉर पर्पस लाइक सोलर बेस्ड पावर जनरेटर अंडर प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग में रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे सोलर पावर बेस्ड जनरेटर बनाने के लिए मैक्सिमम जो है लोन कितना दिया जा सकता है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, ₹5 करोड़, ₹10 करोड़, ₹15 करोड़, ₹20 करोड़। जी हाँ, इसका अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ₹15 करोड़। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ₹15 करोड़ मैक्सिमम दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है।
अंडर प्रियोरिटी सेक्टर बैंक लोन फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग अप टू एंड एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट ऑफ रुपीज़ हाउ मेनी रुपीज़ पर बारोवर। प्रियोरिटी सेक्टर में फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है पर बारोवर। जी हाँ, आपके ऑप्शन है ₹5 करोड़ पर बारोवर, ₹10 करोड़ पर बारोवर, ₹50 करोड़ पर बारोवर, ₹100 करोड़ पर बारोवर। जी हाँ, ये टारगेट से रिलेटेड सवाल है प्रियोरिटी सेक्टर का। और एग्रीकल्चर के सेक्टर में ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, एग्रीकल्चर एंसिलरी सर्विस के अंदर आता है फूड एंड प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें पूछा गया है कि एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कितना मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। तो आपके उत्तर है ये 100 करोड़ पर बारोवर। जी हाँ, यहाँ सही उत्तर होगा 100 करोड़ पर बारोवर। जी हाँ दोस्तों, ये थे 20 सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी मददगार होंगे ये, और आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।